Hello everyone, today we are going to discuss environmental awareness. सबसे पहले environment क्या होता है और ये किस वर्ड से बना हुआ है. Environment जो है it comes from Latin word environ जिसका मतलब होता है सराउंडिंग जिसमें हम लोग रहते हैं. ठीक है. एनवायरनमेंट में दो बेसिक कंपोनेंट रहते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट का मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है. ठीक है. बायोटिक का एग्जांपल हो गया प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ है, और जिसमें लाइफ नहीं है जैसे कि वाटर, एयर और लैंड, ये दोनों के साथ ही एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है. ठीक है. बेसिकली एनवायरनमेंट चार मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है. एक होता है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मीन्स पानी. ठीक है. लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, एटमॉस्फेयर मीन्स हवा, और बायोस्फीयर जब ये तीनों को कंबाइन करते हैं जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में लैंड, वाटर और एयर तीनों प्रेजेंट है, बट जहाँ पे ये तीनों मिलता है, जिस सराउंडिंग में ये तीनों मिलता है, जहाँ पे हम लोग को लैंड, वाटर और एयर तीनों का फैसिलिटी मिले, वहाँ पर ही लाइफ एग्जिस्ट करता है. थियोरेटिकली हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे डिफाइन करने वाले हैं. इन्वायरमेंट, द वर्ड इन्वायरमेंट डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड एनवायरन, लैटिन, दैट मीन्स सराउंडिंग. It includes a biotic component like air, water, land, etc. and biotic component like human beings, animal, plant and microorganism. Our natural environment consists of four major systems. First is hydrosphere, second is lithosphere, third is atmosphere and fourth one is biosphere. What is hydrosphere? It includes all water bodies like lake, river, डैम. जितने भी पानी से रिलेटेड जितने भी एरियाज़ हैं वो सब हाइड्रोस्फेयर के अंदर आते हैं. What is lithosphere? It includes soil, earth, rock and land areas. What is atmosphere? Atmosphere includes that layer that carries gases like oxygen, carbon dioxide और नाइट्रोजन. ये जो भी गैसेस हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं ये सब कहाँ एटमॉस्फेयर में होते हैं. बायोस्फेयर क्या है? द लाइफ लेयर वेयर ऑल ऑर्गेनिज्म लीव्स, जहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो लोग रहते हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है. इट इज़ द इंटरैक्शन ऑफ हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. मतलब इंटरैक्शन ऑफ यहाँ पर हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर तीनों आके कंबाइन होते हैं और ये बायोस्फेयर बनाता है जहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं. So there is a new term that is called ecosystem. Ecosystem क्या होता है? Ecosystem is a community of organism that interact with each other. Means कहने का क्या मतलब है कि इकोसिस्टम वैसा एक कम्युनिटी है जहाँ पर ढेर सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं. जैसे कि जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं रेस्पायरेशन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, कम्युनिटी के साथ अपना हैबिटेट बनाएंगे. तो उस चीज़ को जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, जो प्रोसेस है रहन सहन का, उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं. ठीक है. इकोसिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट क्या होता है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर. ठीक है. अगर हम लोग बायोटिक कंपोनेंट की नज़र से देखें तो सबसे पहले यहाँ पर सन होता है. ठीक है. सन के हेल्प से प्लांट्स क्या करता है? प्रोड्यूस करता है खाना. ठीक है. उस चीज़ को कंज्यूमर कंज्यूम करता है और वो जो कंज्यूम करता है उसको फिर फर्दर डिकम्पोज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह उसको छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ देता है. प्रोड्यूसर्स बोले तो प्लांट्स चीज़ों को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. जो भी खाना खुद से बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, और जो ऑटोट्रॉप्स का खाना को कंज्यूम करता है वो होता है हेट्रोट्रॉप्स. ठीक है. जो कि खुद का खाना खुद नहीं बनाता है और वो दूसरे के चीज़ों को पे फीड करता है. समझ में आया? तो इस पर हम लोग इतना डीप नहीं जाएंगे. तो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है. ये जो सन है इसके एनर्जी को यूज़ करके प्लांट्स खाना बनाता है. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है यहाँ पर प्रोड्यूसर के पास होता है. फिर उसके बाद बची कुछ एनर्जी को जब प्रोड्यूसर का प्रोड्यूस हुआ कोई भी खाना वगैरह को हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं कंज्यूमर लोग. एग्जाम्पल एनिमल्स, हम लोग, ह्यूमन बींग्स, ये सब जो है वो कंज्यूमर में आते हैं क्योंकि हम लोग प्लांट्स का बनाया हुआ चीज़ को यूज़ कर रहे हैं. तो ये सेकेंड स्टेज है. ठीक है. तो यहाँ से थोड़ा कम एनर्जी कंज्यूमर के पास होने वाला है. फिर जब कंज्यूमर सब चीज़ कंज्यूम कर देता है तो फिर जो बचा हुआ चीज़ हुआ उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं. ठीक है. मतलब उसको डिकम्पोज करते हैं सिंपलर चीज़ों में तोड़ करके. तो सबसे लीस्ट एनर्जी यहाँ पर हुआ, सबसे ज़्यादा एनर्जी इस स्टेज पे हुआ. ठीक है.
जब यहाँ पर एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, तो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर एक फूड चेन बनता है, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ कंज्यूमर की नज़र से देखें तो फूड चेन बनता है एक छोटू सा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड चेन भी होता है, वो एक 3 स्टेजेस में होता है। पहला होता है प्राइमरी स्टेज, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टेज, और तीसरा होता है टर्शियरी स्टेज। एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ग्रास है, ठीक है, ये ग्रास को कौन खा गया? ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ठीक है, जो फितिंगा होता है, ग्रास हॉपर घास को खा गया। और इस ग्रास हॉपर को कौन खाया? फॉर एग्जाम्पल रैट, ठीक है, चूहा। तो ये जो है ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक, सॉरी कंज्यूमर नहीं, प्राइमरी, हाँ प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है सन को, ठीक है। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी क्या हो गया? ये ग्रास ऑफर सेकेंडरी हो गया, और टर्शियरी सेक्टर में ये आ गया रैट, ठीक है। ये इसको खाया, ये इसको खाया, समझ में आया? तो ये ऐसे स्टेजेस है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड चेन। ये एक फूड चेन होता है। तो ये जितने भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये सब चीज़ कहाँ पर आता है? इकोसिस्टम में आता है, ठीक है। Now there is another term that is called biodiversity, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर हम लोग इसके लिटरल मीनिंग पे जाएं तो इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। मतलब स्पीसीज और बाकी चीज़ों में अनेकता कैसे है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक सराउंडिंग में जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो कितने अलग अलग स्पीशीज़ के हैं, ठीक है। कोई ऐसे चिड़िया है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, बंदर है, सब में एवोल्यूशन आया हुआ है। कोई ऐसे हाँ, तो सब अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्रिएट हो रहा है कि ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं इन्वायरमेंट में, उसी चीज़ों को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द एनवायरमेंट इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी, वेयर biotic components survives, okay. So let's move to our next part, that is pollution. अब क्योंकि जब हमारे इन्वायरमेंट में इतने सारे चीज़ें हो रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी आएगा ही, जो कि एडवर्स इफेक्ट देता है हमारे सराउंडिंग में और हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करने का काम करता है, ठीक है। व्हाट इज़ पोल्यूशन? अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो एन अनडिज़ायरेबल चेंज इन द एनवायरमेंट डेट कॉजेज हेल्थ हैज़ार्ड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसा कोई भी चेंज जो कि अनवांटेड है, अनडिज़ायरेबल है, अच्छा नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट में अगर होता है जिससे हमारे हेल्थ पर एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उसको हम लोग पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ब्रॉडली पोल्यूशन ऐसे 4-5 टाइप्स का होता है, ठीक है, बट हम लोग मेजरली 2-3 टाइप्स को ही लेते हैं, कंसिडर करते हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एक लैंड पोल्यूशन, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को सिर्फ एयर और वाटर के बारे में पढ़ना है, जबकि एक और होता है नॉइज़ पोल्यूशन, जो भी ऐसा साउंड इफेक्ट को जो भी ख़राब करता है। एक सर्टेन डेसिबल के ऊपर जब कोई नॉइज़ चले जाता है, जैसे कि 80 डेसिबल के ऊपर अगर आवाज़ चले जाता है तो वो नॉइज़ के रूप में आता है, और उसको हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन में काउंट करते हैं। फिलहाल वो नहीं देखना है। तो जो भी एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन है, ये जो है बेसिकली पोल्यूशन का टाइप्स है, ठीक है। अब पोल्यूटेंट्स क्या होता है, ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस पोल्यूशन को करता है, ठीक है, उसको हम लोग पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जो भी पोल्यूशन करता है उसको हम लोग पोल्यूटेंट कहते हैं, और जो भी गंदा बंदा होता है, वो सारा जो फेनोमेना है, उसको हम लोग पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब पोल्यूटेंट्स का भी टाइप होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन, स्टेट एंड परसिस्टेंट हम लोग पोल्यूटेंट्स को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब जैसे वो कैसे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो कैसे निकल रहा है, उसके प्रोडक्शन के बेसिस पे अगर हम लोग डिवाइड करें तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स में होता है। प्राइमरी कहने का क्या मतलब है कि वो अगर डायरेक्टली आकर के इन्वायरमेंट में इंटरैक्ट कर रहा है, अगर डायरेक्टली इन्वायरमेंट में अफेक्ट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से धुआं निकला, स्मोक निकला, तो ये सब डायरेक्टली आकर के हमारे इन्वायरमेंट में मिल जा रहा है। बट सेकेंडरी का क्या है कि ये पहले नॉर्मली है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में रेन वाटर बिल्कुल प्योर फॉर्म में अर्थ पर आ रहा है, बट किसी और पोल्यूशन के साथ इंटरैक्ट करके, उसके साथ कंबाइन करके वो गंदा हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे सराउंडिंग में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब रेन वाटर हमारे सराउंडिंग में आता है ना, तो जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड से वो रिएक्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं एसिड रेन बनाता है, ठीक है। वो रेन वाटर जो है फिर वो पोल्यूटेड हो जाता है और वो उसका pH वैल्यू घट जाता है, ठीक है।
ठीक है। तो वो हो गया सेकेंडरी का एग्जाम्पल, क्योंकि रेन वाटर तो प्योर फॉर्म में आ रहा था, बट जब उसके साथ पॉल्यूटेंट्स मिलता है तब जा कर के वो हार्मफुल होता है। तो सेकेंडरी का मतलब है ये इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है पोल्यूशन में, और प्राइमरी जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। सेकेंड जो है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। अगर जो पॉल्यूटेंट है वो सॉलिड है तो वो सॉलिड में आ जाएगा, सॉलिड पॉल्यूटेंट्स। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड पॉल्यूटेंट्स, और अगर वो गैशियस फॉर्म में, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। लिक्विड का एग्जांपल हो गया जो सीवेज का वेस्ट आता है, सॉलिड का एग्जांपल हो गया जो डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस कहने का मतलब है कि वो कितने देर तक रह रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, उस बेसिस में, उसके लाइफ ड्यूरेशन के बेसिस पे हम लोग उसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। जिसका मतलब है कि वो जल्दी अगर वो ख़त्म हो जा रहा है, एनवायरनमेंट में रह रहा है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है, तो वो हो गया डिग्रेडेबल। और अगर वो नहीं ख़त्म हो रहा है, जैसे प्लास्टिक की तरह है कि नहीं सालों साल भी डाल दो फिर भी जा करके देखो तो वो वहीं का जस का तस पड़ा रहेगा, तो फिर वो नॉन डिग्रेडेबल हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स को अगर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करें, ठीक है, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी है एक बार उसको डेफिनेशन के साथ देखते हैं। दे आर इमिटेड डायरेक्टली टू द एटमॉस्फेयर। प्राइमरी जो है वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली इमिट होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डस्ट, स्मोक एज एग्जांपल, ठीक है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरैक्शन अमॉन्ग प्राइमरी कंपोनेंट्स और बाय रिएक्शन विद अदर केमिकल्स। जैसे कि अगर ये प्राइमरी से मिल करके, जैसे नेचुरल है, ठीक है, कोई भी नेचुरल चीज़ है वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलता है तो वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है। इधर वो अगर कोई और केमिकल्स के कांटेक्ट में आ रहा है तब जा कर के वो हार्मफुल हो रहा है, तो वो सेकेंडरी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल O3, ठीक है, ये O3 क्या है, ओजोन है, ठीक है। तो ओजोन जो है वो बनता कैसे है, सबसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हो गया ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन किसी एक रेडिकल ऑक्सीजन जो है वो किसी रेडिकल सिंगल ऑक्सीजन से जाकर के मिलता है ये गैस, तब जाकर के वो O3 बनाता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में जब ये बन रहा है तो ये हार्मफुल है। जैसे कि अर्थ के सरफेस के ऊपर एक ओजोन का लेयर होता है जो हम लोग को सन के अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, तो वो वहाँ पर सूटेबल है। बट जब ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बनता है तो ये हार्मफुल इफेक्ट देता है, ठीक है। और ये कैसे बनता है, जब कोई भी नॉर्मल ऑक्सीजन गैस किसी एक रेडिकल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से जाकर के कंबाइन होता है तो वो ओजोन बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ही ये ऑक्सीजन हार्मफुल था ना ये ऑक्सीजन हार्मफुल था, ठीक है। बट जब ये दोनों मिला तो एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाया जो कि हार्मफुल है। तो इस टाइप के एग्जांपल जो होते हैं वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन को अगर हम लोग डिस्कस थोड़ी देर बाद अच्छे से डिटेल में कर लेंगे, बट होता ये है जनरली कि अगर वाटर ड्रॉपलेट जो है, जब हम लोग का बारिश होता है, ये बादल है, यहाँ से जब बारिश हो रहा है तो ये प्योर वाटर ही गिर रहा है, ठीक है। बट जब ये कॉन्टैक्ट में आता है SO2 या फिर NO2 के, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर सल्फर के ऑक्साइड के साथ कांटेक्ट में आता है, तो ये हार्मफुल एसिड बनाता है, ठीक है। मतलब जिसका pH जो होता है वो कम होता है। वो जो एसिड है जब वो गिरेगा तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों पे कोरोजन करता है, एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करता है, ठीक है। स्मोक क्या होता है, स्मोक का मतलब होता है अगर हम लोग स्मोक को फॉग से ब्लेंड कर दे तो स्मॉग बन जाता है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारा धुआं अगर फॉग हो जाता है, मतलब फॉग्ड हो जाता है, जिस कहने का मतलब है फ्रीज हो जाता है। ठंड में जो कुहासा होता है अगर वो काला काला हो जाए, अगर वो गंदा हो जाए तो वो फ्रीज हो जाएगा ना ठंड में, तो वो स्मोक बनाएगा, ठीक है। सम हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स। अब जो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये CO होता है, ठीक है। और ये जो होता है काफ़ी हार्मफुल होता है। और ये कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई भी इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन होता है तो ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट इज़ कलरलेस, ओडरलेस, मतलब ये स्मेल भी नहीं करता है, दिखता भी नहीं है, पॉइजनस होता है बहुत ज़्यादा। और जब कार्बन का इनकम्प्लीट बर्निंग होता है, पूरी तरीके से कार्बन नहीं जलता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र, ठीक है, सल्फ़र का कोई भी ऑक्साइड जैसे कि SO2, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है कोल के बर्निंग पे, ठीक है। कहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, थर्मल प्लांट्स पे। और इट लीड्स टू मेटल कोरोजन, स्टोन कोरोजन एंड एसिड रेन, ठीक है।
मेटल कोरोजन मतलब जितने भी अगर ये सल्फ़र का ऑक्साइड जो है ये अगर वहाँ पर इन्वायरमेंट में है तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे मेटल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। स्टोन जो है जैसे कि लाइम स्टोन हो गया, फॉर एग्जांपल हम लोग मार्बल को लेते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट है। जो ताजमहल है ना उसको वहाँ पर उसको जो भी फेनोमेना हो रहा है उसको हम लोग मार्बल कैंसर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एसिड रेन हो रहा है, वहाँ पे जितने भी रेन वाटर आ रहे हैं ऊपर से, जो भी बारिश हो रहा है वो कहीं ना कहीं सल्फ़र के ऑक्साइड से जा करके कंबाइन कर रहा है और यहाँ से एसिड बना रहा है। और जो एसिड अगर गिर रहा है जो मार्बल पे है, ताजमहल के मार्बल पे है, तो वो डिग्रेड हो रहा है, उसका क्वालिटी ख़राब हो रहा है, वो येलोइश कलर का होते जा रहा है। तो जो पेल येलोइश कलर का हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो कोरोजन है, ठीक है। तो ये सिर्फ मेटल को कोरोड नहीं करता है बल्कि स्टोन को भी कोरोड करता है और एसिड रेन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र का, ठीक है। एक और होता है सल्फ़र का ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड क्या होता है? ये SO2 से भी ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत इरिटेशन क्रिएट करता है। इट कंबाइंस विथ वाटर एंड फॉर्म H2SO4, ठीक है। एसिड रेन में ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पानी के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, ठीक है। अब क्या है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, और जो ये सबसे रिलीज़ होता है वो एटलीस्ट 50 ppm ऑफ नाइट्रोजन, जो भी व्हीकल है हम लोग का, ठीक है, गाड़ी वगैरह है, वो सबसे भी रिलीज़ होता है। एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जितने भी फॉसिल फ्यूल हो गए, कोल जो है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल ही होता है, ठीक है, जो कि हमारे धरती में काफ़ी टाइम से दबे हुए हैं, उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये जब फॉसिल फ्यूल जलता है तो उससे हम लोग का नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिलीज़ होता है। मेनली ये पावर प्लांट्स में रिलीज़ होता है और ये भी एसिड रेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ओजोन फॉर्मेशन करता है। ये जो है ना O3, ये जो ही बताया, ये रिएक्शन को कैटलिस्ट, यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। ये बहुत ज़्यादा रेडली रिएक्ट करवाता है ऑक्सीजन को एक रेडिकल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। क्या है? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब एक और लास्ट है हम लोग का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ? हमारे जो फ्रिज में एक गैस होता है, फ्रिज हो गया, AC हो गया, जितने भी कूलिंग डिवाइसेस हैं, मशीन्स हैं, उसमें हम लोग का ये गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कूलिंग में हेल्प करता है। बट जब हम लोग फ्रिज का गेट बहुत टाइम तक खोले हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो गैस बाहर निकल रहा है ना फ्रिज से, ये क्या करता है? ये ओजोन को डिप्लीट करता है। अब यहाँ जो ओजोन का बात हो रहा है, ये ओजोन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये जो CFC है, ये हम लोग का ओजोन का जो लेयर है, जो सन की UV रेस से हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। इसके ऊपर में जो ओजोन का लेयर है, ये सन की अल्ट्रावायलेट रेस से हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है। बट ये क्या कर रहा है? धीरे धीरे यहाँ पर इसको ब्रेक करते जा रहा है। तो जैसे जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे ओजोन का लेयर ख़त्म होते जाएगा और सन का जो डायरेक्ट रेज है वो हमारे अर्थ पर आने लगेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी पोल्यूशन का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 2 मेन टॉपिक, ठीक है। एक है एसिड रेन, एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले तो जो हमारा सबसे अहम टर्म है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का। जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा जो सराउंडिंग है वो वार्म हो रहा है, ठीक है, ग्लोबली, ठीक है। जो अर्थ है वो वार्म हो रहा है, गर्म होते जा रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है। वो क्यों होता है? वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है समझेंगे हम लोग। जो अर्थ है हमारा वो कुछ ऐसा बना हुआ है कि जब सन का रेज उसकी तरफ आता है तो वो उसकी रेज में हीट होता है, और जो अर्थ होता है वहाँ पर जब वो रेज आते हैं तो वो कुछ रेज को रिफ्लेक्ट करता है, कुछ हीट को ट्रैप करता है, ठीक है। और ट्रैप क्यों करता है? एक सर्टेन गैसेस होते हैं, ठीक है, कुछ गैस जो होते हैं वो सन की रेज की हीट को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। और जब ही गैसेस का क्वांटिटी बढ़ते जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रैप करेंगे अर्थ पे, ठीक है। बस इतना सा ही है। तो जितने ज़्यादा वो जो गैसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गैसेस कौन कौन से हैं? CH4 क्या होता है? मीथेन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो CH4 है, अब अगर ये नॉर्मल अपने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जितना ज़रूरत है तब ठीक है, बट अगर इसका क्वांटिटी बढ़ने लगेगा धीरे धीरे तो सन का जो रेज है, सन का जो हीट है वो ज़्यादा ट्रैप करेगा। जितना ज़्यादा CH4 बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो हीट को ट्रैप करेगा, कहीं ना कहीं हीट भी बढ़ेगा। तो यही जो हीट है सन का, ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप करने लगते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, और वही क्रिएट करता है ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आया? वो फिर हमारे अर्थ के क्लाइमेट को चेंज करते जाएगा और गर्मी टेम्परेचर बढ़ाते जाएगा। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन से गैसेस इंक्लूडेड हैं? फॉर एग्जांपल CH4 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया,
नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करते हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो ओवरऑल when sun rays are trapped by greenhouse gases that include CH4, CO2, N2O, etc., then it causes greenhouse effect. ओके, इतना ख़त्म हो गया। अब एसी ड्रेन क्या होता है, ठीक है। एसी ड्रेन में क्या होता है कि ये हमारा क्लाउड है, क्लाउड से हो रहा है बारिश, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप्स है, जो रेन वाटर ड्रॉप्स है, ये जब जो हमारे सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, सल्फ़र ऑक्साइड के, नाइट्रोजन ऑक्साइड के, ठीक है, तो ये जब मॉलिक्यूल्स है ये इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अलग अलग गैस, जैसे कि H2SO4, ठीक है, H2SO4 बना रहा है, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगर ये इससे ये ड्रॉप इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलता है तो नाइट्रिक एसिड बनाता है, सल्फ़र के ऑक्साइड से मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और दोनों हाईली कोरोसिव होता है नेचर में, जिससे क्या होता है, ये कंबाइन करके क्या करता है, एसी ड्रेन देता है हमारे सराउंडिंग में। और ये क्या क्या करता है, एसी ड्रेन तरह तरह की चीज़ों को कोरोड करता है, हमारे एक्वेटिक लाइफ में भी डैमेज कर रहा है, ठीक है। जनरली जो हम लोग का रेन वाटर का जो वैल्यू होता है, पीएच जो होता है, पीएच ऑफ रेन वाटर, वो कितना होता है, वो होता है हमारा 5.6 से लेके 6.5 तक, ठीक है, 5.6 से लेके 6.5 तक। बट जब एसिड ड्रेन होता है, मतलब जब ये जो कंपोनेंट्स है ये हमारे वाटर में मिल जाता है, तो इसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो वो क्या होगा, एसिड रेन कहलाएगा। समझ में आया। Our next topic is water pollution. Before moving towards the definition of water pollution, we are going to discuss about the parameters of water pollution, that is pH, POD and COD. ठीक है, पहले हम लोग ये देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन जो है उसको हम लोग आइडेंटिफाई किस किस पैरामीटर्स के थ्रू करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा पीएच वैल्यू, सेकंड है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और थर्ड है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी एक सोल्यूशन में हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स कितने हैं, ठीक है, इससे हम लोग डिफाइन करते हैं पीएच वैल्यू को। जो हम लोग का पीएच वैल्यू का ग्राफ होता है, ठीक है, ये तो 7 हो गया, यहाँ पे 7 होता है, ठीक है। ये यहाँ से 0 से मान लीजिए शुरू है, ये यहाँ पे 14 तक जाता है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग इस तरफ बढ़ रहा है पीएच का वैल्यू 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये जो है ये बेसिक इन नेचर हुआ हमारा सोल्यूशन। और अगर ये इस तरफ जा रहा है, मतलब 7 के बाद इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये जो है हमारा एसिडिक इन नेचर हुआ, ठीक है। तो पीएच वैल्यू में क्या होता है कि अगर किसी भी सोल्यूशन में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्वांटिटी अगर ज़्यादा होता है तो वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। और अगर OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो वो जो है वो एल्कलाइन या फिर बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है पीएच वैल्यू। तो जब हम लोग किसी भी वाटर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसा है नेचर में, वो पोल्यूटेड कितना है कितना नहीं है, किस तरह के उसमें पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम लोग पहले उसका पीएच फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, उसका क्या है, it is a process where the quantity of oxygen used by microbes at 20 degrees Celsius is identified, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी पोल्यूटेड वाटर का हम लोग को पोल्यूशन का लेवल जानना है कि हाँ ये कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है या फिर साफ़ है कि नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं, BOD का टेस्ट। उसमें हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस पे 5 दिन के लिए उस वाटर में क्या मेज़र करते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन मेज़र करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उसमें ऑक्सीजन के लेवल उतने कम होंगे और हम लोग का BOD उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा उस पानी का,
और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो उससे हम लोग को समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल कब है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो उतना ज़्यादा हमारा हाई होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसमें क्या है, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन यूज टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक, दोनों में काम एक ही चीज़ होने वाला है। ठीक है, कि हम लोग ऑक्सीजन के डिमांड को मेज़र करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से करेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि ऑक्सीजन को के हेल्प से चीज़ों को डिकम्पोज करता है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है, मतलब उतने ज़्यादा चीज़ हैं डिकम्पोज करने के लिए, उतना ज़्यादा पोल्यूटेड है हमारा वाटर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं BOD जो है वो डिपेंड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, इसलिए ये बायोलॉजिकल है। ठीक है, केमिकल में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, ये केमिकल प्रोसेस है। इसमें जो है, इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट जो है डिकम्पोज होता है, बट इसमें ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक वेस्ट दोनों डिकम्पोज होता है। ठीक है, इसमें हम लोग कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं लेते हैं, बट जो ड्यूरेशन है ये फास्ट होता है, ये 2 से 3 आवर का होता है टेस्ट, और ये 5 डेज़ का होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए वो हो गया हमारा ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो अगर जितना ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा वाटर में। पोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, वाटर पोल्यूशन, उसका सोर्स क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन क्या हो गया, जो भी पोल्यूशन हमारे वाटर रिसोर्सेज में हो रहे हैं वो वाटर पोल्यूशन के अंदर आते हैं। ठीक है, सोर्सेज क्या क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है। एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है, जो भी पेस्टिसाइड हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जब इरिगेशन हो जाता है तो इरिगेशन के बाद वो बह करके नदी, तालाब, कैनाल, रिवर वगैरह में ही मिलता है। तो वो क्या करता है, एग्रीकल्चर के थ्रू वहाँ पर वाटर पोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा सीवेज वेस्ट वाटर। ठीक है, जो भी नली है, जो भी गंदा पानी है, जो भी डिस्पोज्ड जिसमें हो रहा है सारा चीज़, जो हमारा सीवेज का सिस्टम है घर के पास, ये सब जितना भी है उसका वेस्ट वाटर जो है कहीं ना कहीं जा करके एक बड़े रिवर में जा करके मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर वाटर पोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जैसे कि माइनिंग हो रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह है, तो वो सब का जो इम्प्योरिटीज़ है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को रखता हुआ, जैसे यूरेनियम हो गया। ठीक है, तो ये सब जो सब्सटेंसेस है वो कहीं ना कहीं कहाँ जाकर डिस्पोज हो रहे हैं, वाटर में जाकर डिस्पोज हो रहे हैं। तो ये जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट अपना छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट। जो भी वेस्ट हमारे घर के हाउस होल्ड वगैरह का जो भी कचरा है, जो भी हम लोग डेली यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका जो कचरा है वो डोमेस्टिक वेस्ट में आ गया। और जो भी इंडस्ट्रीज़ है, पेपर इंडस्ट्री है, ऑयल फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री है, वो सब का जितना भी वेस्ट है वो आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर। ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोनों में, जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी नहीं रहेगा, नॉर्मल सीवेज रहेगा। ठीक है, जो हाई टर्बिडिटी होता है उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसका जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। टर्बिडिटी कहने का मतलब है कि जब सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स जो है, जो हमारे पानी में घूम रहे होते हैं, जो कि नीचे नहीं बैठते हैं, बस घूम रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं टर्बिडिटी क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी होगा, इसमें क्लाउडी होगा, सोपी होगा, मतलब, और अगर ये देखो ऐसे तो ये इसका जो कलर होता है वो फ्रेश ही होता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बट अगर उसमें एनारोबिक बैक्टीरियाज वगैरह हैं या फिर काफ़ी टाइम का डोमेस्टिक वेस्ट है तो फिर वो ब्लैक ब्लूइश कलर का हो जाता है। कंटेन्स हाई लेवल बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब जो है पैथोजेंस हैं, जो भी डिजीज़ फैलाने वाले बैक्टीरियाज, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब जो है डोमेस्टिक वेस्ट में ज़्यादा होंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, केमिकल्स काफ़ी होते हैं, कलर काफ़ी हाई होता है, ओडर होता है, मतलब बहुत बदबू देता है, हाईली कलर्ड होता है। ठीक है, इसका जो कलर डार्क होगा, अलग अलग कलर के केमिकल्स पर डिपेंड करता है, टॉक्सिक होता है। ठीक है, जैसे इसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होते हैं बट इसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हम लोग का दो है, एक ई वेस्ट है और एक बायोमेडिकल वेस्ट है। ठीक है, ये जो दो अलग तरह का वेस्ट है, ई वेस्ट का कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो भी हम लोग घर में इक्विपमेंट अपना यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ करें, ख़राब हो रहा है, फेंक दे रहे हैं, तो वो सब जो है वो सब किस कैटेगरी में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, जो भी ब्रोकन, अनवांटेड, सोफिस्टिकेटेड आइटम्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है,
तो प्रॉब्लम ये होता है कि ई वेस्ट जो है उसको रिसाइकल हम लोग ऐसे मतलब उसको हम लोग ऐसे डंप नहीं कर सकते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, रिसाइकल करना पड़ेगा, क्योंकि दे कंटेन नॉन रिन्यूएबल आइटम्स। जैसे कि हमारे फ़ोन में सिलिकॉन का चिप होता है, अलग अलग मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, मदरबोर्ड होता है उसमें अलग अलग मेटल्स लगे हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग नॉर्मली डंप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नॉन रिन्यूएबल चीज़ होते हैं जो कि डिग्रेड होगा ही नहीं, डिकम्पोज होगा नहीं, उल्टा लैंड पोल्यूशन कर देगा। ठीक है, तो दे शुड बी रिसाइकल्ड। नेक्स्ट जो है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट। तो जो भी वेस्ट है, जो भी हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह से जो भी वेस्ट निकलते हैं वो होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड अदर मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर अर्जेंसी। ठीक है, तो वो सब का जब वेस्ट होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी को इंजेक्शन लगाया तो उस इंजेक्शन को दोबारा ना ही यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ना ही उसको हम लोग ऐसे ही डिस्पोज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, वो किसी को लग सकता है, कट सकता है किसी का हाथ, ग्लासेस होते हैं, सिरिंज होते हैं, ये सब जो है नॉर्मली डिग्रेड नहीं होगा। तो उसको हम लोग को कहीं ना कहीं बहुत ही अलग प्रिकॉशंस के लेवल पे उसको जा करके बिल्कुल सही तरीके से डिस्पोज करना होगा। ठीक है, तो वैसे वेस्ट जो कि मेडिकल साइंस के एरिया में यूज़ होते हैं, ठीक है, जो निकलते हैं मतलब डिस्पोज होते हैं, तो वो हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन कैन कॉजेज सेवरल डिजीजेस, जैसे कि कॉलेरा, डायरिया, डेंगू, मॉस्किटो वायरस वगैरह को फैला देगा, पैथोजेंस को इंक्रीज़ कर देगा। तो कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन जो है काफ़ी हार्मफुल है। तो इसका इफेक्ट वगैरह हम लोग अगर पढ़ेंगे तो यही सब होगा कि हेल्थ जो है, जैसे कि हेल्थ में क्या क्या ख़राब करेगा। एयर पोल्यूशन क्या कर सकता था, अस्थमा होगा, लंग डिजीज़ होगा, ये सब जो है एयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, बट अगर वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम डिजीज़ कौन कौन सा हो जाएगा, कॉलेरा हो जाएगा, फिर डिसेंट्री है, डेंगू है, मलेरिया है, ये सब वायरस को जगह देगा ना, और चांसेस होगा ये सब चीज़ होने का। ठीक है, तो ये सब जो भी इफ़ेक्ट है, हार्मफुल इफ़ेक्ट है, ये वाटर पोल्यूशन का हो गया, ये एयर पोल्यूशन का हो गया। ऐसे ही वाटर पोल्यूशन और भी बहुत चीज़ों को ख़राब करता है। टाइफाइड एक और है, टाइफाइड, ये भी गंदे पानी को यूज़ करने से होता है। तो कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन का बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट होता है, एयर पोल्यूशन का भी बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट होता है। तो चीज़ों को वाइजली और जुडिशली यूज़ करने से ही पोल्यूशन कम होगा, उसको प्रॉपर पूरी तरीके से प्रिवेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत सारा हार्मफुल इम्पैक्ट हम पे डाल सकता है।